हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, जिसके अंदर हम बात करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के वाला जो चैप्टर है। MCQ 01 का ये यूनिट नंबर 3 हमारी चल रही है सीरीज़। आपको पता है MCQ 01 हमारा जो यूनिट नंबर फर्स्ट था ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने। MCQ 02 के अंदर इसकी थ्योरीज को हमने डिस्कस किया कि जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक हो गया, साइंटिफिक हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, ह्यूमन रिलेशन हो गया, बिहेवियर हो गया, साइंस थ्योरी हो गई है, ठीक है, सिस्टम एंड कंटीजेंट थ्योरी है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो यहाँ से क्वेश्चंस आपको मोस्ट ऑफ देखने को मिलेंगे, एक सेकेंड, मोस्ट ऑफ आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से जो आपके बेसिक पॉइंट आते हैं ना, जो डिफरेंस होता है वो क्वेश्चन यहाँ से आता है। जैसे कि या मैं कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के डिज़ाइन या फिर मैं कहूँ टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, राइट। और इसके कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो टॉपिक कर लिए तो आपको पूरा मोस्ट ऑफ चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब जानते हैं, देन उसके बाद हम उसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे नॉर्मली आपको सभी को पता है कि हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। देखो ऑर्गेनाइजेशन का तो मतलब पता चल गया हो कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई होता है जो कि किस लिए इकट्ठा होता है, ये ग्रुप क्यों इकट्ठा होता है, एक ऐसे प्लेस पे इकट्ठा होता है जहाँ पर सभी व्यक्ति का मेन कॉमन गोल होता है। ठीक है, ये कॉमन गोल होता है। इस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ये किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करेंगे और उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि अपना स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अपना जैसे कि एक इंसान खड़ा है, ठीक है, ये इंसान है, अब ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसका पैरामीटर बता रहा है कि ये इंसान इतने दायरे के अंदर क्या है, आ रहा है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का भी स्ट्रक्चर होता है। तो क्या मैं इसे कह सकती हूँ एक ब्लूप्रिंट की तरह है? ऐसा क्यों बोला मैंने, ये ब्लूप्रिंट की तरह? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा आपके घर में शादी है, ठीक है, शादी के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस करने होते हैं, जैसे कि हल्दी के ऊपर होता है, ठीक है, मेहंदी के ऊपर होता है, और मेन आपका जो फूड के ऊपर जो रिसेप्शन, जैसे हम कहेंगे रिसेप्शन के ऊपर हमारे इवेंट होता है, ठीक है, और फाइनली जो वेडिंग हो रही है, ठीक है, ये 3-4 इवेंट लेके चल रहे हो, ठीक है। हल्दी के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होंगी। इस पर्टिकुलर इवेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। अब इन एक्टिविटीज़ को, अब देखो इतने सारा काम क्या एक सिंगल व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। सो क्या करना पड़ेगा, जो मान लीजिए ये आपके पापा जी हैं, ठीक है, आपके घर में आपकी सिस्टर या फिर ब्रदर की शादी है, ठीक है, सो आपके जो पापा जी क्या वो सारा काम कर लेंगे? नहीं ना, वो अपने जो ब्रदर है, अपने इसके आपके जो चाचा ताऊ है उनकी मदद लेंगे, अपने पापा जी की मदद लेंगे, अपने बच्चों की मदद लेंगे, राइट, अपनी वाइफ की मदद लेंगे वो, ठीक है। ये दो एरो लगी हुए, वो वाइफ का है, वो सिंगल है वो ब्रदर एंड सिस्टर का, ये नीचे है बच्चों का है, उन सबकी मदद लेंगे। इस पर्टिकुलर इवेंट को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए उनको इन सबकी मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा, उन्होंने कहा कि जैसे कि फूड और वेडिंग का जो मेन मोटा मोटा जो काम होता है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अपने भाइयों को दिया उन्होंने, ठीक है, अपने चाचा ताऊ, आपके चाचा ताऊ को दिया, ठीक है। और जो आपको दिया हल्दी और मेहंदी का काम, जो डेकोरेशन का हो गया, ठीक है, मेहमानों को अटेंड करना होगा, वो आ रहे हैं तो उनको पानी पिलाना, हर एक पर्सन को क्या कर दिया। आप देखो मेन हेड क्या है, मेन इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया? आपके पापा जी ने। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मान लीजिए आपके चाचा जी को दी, आपके 2 चाचा जी हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड चाचा जी, ठीक है। अब दो पर्सन को अथॉरिटी दी, ठीक है, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनको क्या दिया है, मीन्स की काम दिया, ड्यूटी दी, उस काम और ड्यूटी देने के साथ साथ उनको पावर भी दी। अच्छा, आपको क्या दिया? 2 बच्चे हैं आप, ठीक है, आपको दूसरे अदर काम दिए, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने मान लिया चलो इन्हीं के भी बच्चे हैं, ठीक है, जो आपके चाचा जी के 2 बच्चे हैं, इनके चाचा जी के भी 2 बच्चे, ये वाला चाचा जी है, चाचा एक्स चाचा वाई, क्या कहेंगे मैम पता नहीं क्या समझा रहे हो, समझो बहुत आसान चैप्टर लगेगा आपको। अब यहाँ पे मेन हेड कौन है? आपके पापा जी हैं। नीचे क्या है? डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक है। अब डिपार्टमेंट के अंदर फिर आपने मान लीजिए आपके चाचा जी से वो काम नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने अपने बच्चों को ये कहा कि बेटा ये काम करके आना है, ये काम मुझे, ये सामान इस टाइम तक चाहिए मुझे। इसी तरह से इन्होंने भी कहा। अब यहाँ पर देखो, अब जिसने भी अपना काम सौंपा, क्या आपको एग्जैक्ट नजर आ रहा है कि किसने किसको काम सौंपा? यस, नजर आ रहा है।
सिंपल सा नजर आ रहा है कि जो मेन काम यहाँ से नीचे की ओर डिलीवर हुआ, फिर यहाँ से और नीचे की ओर डिलीवर हुआ। अगर इनसे भी काम नहीं हो रहा तो वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि कैसे काम को किया जा रहा है और कैसे कैसे जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे डेलीगेट हो रही है, और साथ ही साथ आप उनको अथॉरिटी भी दे रहे हो। अथॉरिटी का मतलब समझ रहे हैं कि आप उनको साथ में पावर भी दे रहे हो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। दैट्स इट। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो इस मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव तो करना है, ठीक है, बट कैसे करेंगे, काम को बांटना भी तो पड़ेगा ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डिवीजन करना पड़ेगा वर्क का, जैसे इन्होंने किया था। इन्होंने भी क्या किया था, काम को बांट दिया अलग अलग पर्सन के बीच में। अच्छा, काम को बांटने के साथ साथ आप काम को बांटा, दैट मीन्स आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी है, असाइन कर दी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इसे हम क्या कहेंगे, डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ साथ नीचे की ओर क्या देंगे, ट्रांसफर करेंगे, जिसके कारण मैंने कहा कि आपके घर 21 तारीख की शादी है, ठीक है, 21 अक्टूबर की शादी है, ठीक है, और इस 21 अक्टूबर से पहले सभी ने इन्होंने कहा कि मेरे को सारा काम कंप्लीट हुआ 19 अक्टूबर को चाहिए। इन्होंने अपना काम देने के लिए कहा मेरे को 17 अक्टूबर को चाहिए। क्योंकि ऐसा गैप क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इन केस किसी भी तरह की कमी नजर आई तो वो फुलफिल तो कर सकते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि अब वो काम इतने तारीख तक मुझे मिल जाना चाहिए। इन्होंने कहा ये काम मुझे 17 तारीख तक मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको आंसर करे 17 तारीख से पहले पहले। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, क्या कहेंगे इसे, अकाउंटेबिलिटी कहूँ मैं या फिर आंसरेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी इन जिन पर्सन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी हुई है। ये होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। अच्छा, कंपनी के अंदर ही आपको ये भी पता चल जाता है कि देखो आपको पता है लेवल्स होते हैं कंपनी के अंदर। ऑर्डर ऐसे इस तरफ ऐसे ट्रांसफर हो जाते हैं, इस तरफ ऐसे ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना, बीच में ऐसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब जो आपका जो सुपीरियर है, ठीक है, सुपरवाइजर कह सकते हैं, सुपीरियर है, वो अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देगा, राइट। अब यहां पर ये रिलेशन भी तो पता चल रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की मदद से कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। फोर्थ पॉइंट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर की जो रिलेशनशिप है उसको क्लियरली इन्होंने एक्सप्लेन किया है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। अच्छा, इसी के साथ मेरा 5वां पॉइंट और निकल के आ जाता है कि ये भी साथ में पता चल जाता है किसको किसे रिपोर्ट देनी है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर रिपोर्ट, यहाँ पर इन बच्चों ने रिपोर्ट देनी है अपने पापा जी को, इन्होंने अपने भाई को रिपोर्ट देनी है। अब यहाँ पे पता है किसको किसे रिपोर्ट देनी है, तो क्लियरली क्या हो रहा है, एक सेकेंड, क्लियरली क्या हो रहा है, आप अपनी रिपोर्ट को भी ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ से क्या रिपोर्ट जाने वाली है। अच्छा, 6 पॉइंट यहाँ पे एक और बन सकता है कि जो डिसीजन लेने वाला पॉइंट है वो हेड कौन है, वो भी सबको पता है कि जिसके द्वारा मेन डिसीजन जो है लिया जाएगा वो हेड कौन है। यहाँ पे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे। दैट्स इट, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। मीन्स की एक पूरा ढांचा जिसके अंदर क्लियरली मेंशन हो रहा है कौन क्या व्यक्ति काम परफॉर्म करेगा, कब करेगा, कि कब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो रही है, कब उसको अथॉरिटी दी जा रही है, कब वो अकाउंटेबल होने वाला है, कब वो रिपोर्ट सबमिट करने वाले। इस तरीके से आप इसको एक सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले काम डिवाइड होगा, ठीक है। चलो अब नोट्स की ओर बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, एक सेंस, मतलब कि यहाँ पर रेफर टू द नेटवर्क ऑफ द रिलेशनशिप अमोंग द इंडिविजुअल एंड द पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक नेटवर्क है, आपको ऐसे नजर आ रहा है, अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं एक जाल आ जाएगा, जैसे कि फैमिली ट्री है ना, फैमिली ट्री है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे यही बात की बोली गई है कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पर हम एक इंडिविजुअल का उसकी पोजीशन के साथ साथ हमें उनके बीच में रिलेशनशिप पता लग जाता है कि कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, ठीक है, ठीक है। ये एक ऐसा मैप होता है जो कि शो करता है हाउ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन आर कनेक्टेड। कैसे कैसे अब देखो कंपनी में क्या होता है कि आपके पास काफ़ी सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पे सेल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे फिनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पे HR डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कैश डिपार्टमेंट है। अब इनके नीचे भी तो काम करने वाले लोग होंगे ना, इनके नीचे भी ऐसे काम करने वाले लोग होंगे, इनके नीचे भी ऐसे ही होंगे,
इनके नीचे भी ऐसे ही होंगे, ठीक है, इनके नीचे भी ऐसे होंगे। अब सबका हेड ये है, ये एक प्रॉपर क्या बना रहा है, एक ऐसा मैप डिजाइन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ये पता लगा जा रहा है कि डिफरेंट जो पार्ट है ना ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको ये पता है कि इसके डिपार्टमेंट के अंदर 5 व्यक्ति और 5 व्यक्ति परचेज डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं और परचेज डिपार्टमेंट आपका मेन हेड के अंदर काम करते हैं, तो आपको कनेक्टिविटी पता चल रही है। और सभी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेन गोल को अचीव करना, तभी तो सारे लगे हुए हैं। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, एक नेटवर्क आपको याद रखना है, नेटवर्क ऑफ द रिलेशनशिप। दूसरा, ये मैप की तरह काम करता है जहाँ पर आपको सभी की कनेक्टिविटी पता चलती है कि कौन किससे कैसे कनेक्टेड है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कंपनी का लिया हुआ है कि एक स्मॉल बेकरी है, ठीक है, आप चला रहे हैं, वहाँ पे ओनर है, ठीक है, ओनर ने डिसीजन लिया, जो भी डिसीजन लेगा वो ओनर लेगा, और उस डिसीजन को फॉलो करने के लिए उसने नीचे की ओर डेलीगेट कर दी। अब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की है, उस मैनेजर को डेलीगेट की है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पॉलिसी इसने बनाई है, जो डिसीजन इसने लिया है ओनर ने, वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजर की है। फिर इसने ये काम किसको दिया है, नीचे बेकरी पर्सन को दिया है, इसकी जो बना रहा है, ठीक है, जो मेनली जो ब्रेड हो गया, ठीक है, पेस्ट्रीज हो गई, केक हो गया, उनको बना रहे हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हाँ इतने टाइम में आपके पास इतने केक बन जाने चाहिए, इतनी डिलीवरी हो जानी चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने केक बनाने के बाद नीचे से काम भेजा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले काम को आइडेंटिफाइड किया, काम को बांटा, देन उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। समझ पा रहे हो? अगर काम टाइमली नहीं हुआ तो उसको क्या किया जा रहा है, नोट आउट किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी ये देखो, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। मेन हेड ये है, जो अभी मैंने आपको बताया, आपके पापा जी, इनके दो, एक भाई है एक बहन है, ठीक है, इन्होंने अपने आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर दिया है। तो आपको नजर आ रहा है ये 2 पर्सन इस डिपार्टमेंट, इस पर्सन से बिलोंग करते हैं, और ये 3 व्यक्ति इस पर्सन से बिलोंग करते हैं, और ये दोनों के दोनों इससे बिलोंग करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये याद रख सकते हैं, जो कि शो करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस आर कनेक्टेड एंड हाउ दे वर्क टुगेदर, कैसे ये सारे के सारे मिलकर काम करने वाले हैं। इवन ये भी बताएंगे कि कैसे कौन डिसीजन लेगा, ठीक है, आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन कहाँ से फॉलो हो रही है। आपको पता है, अभी देखो नीचे की तरफ इन्फॉर्मेशन फॉलो हो रही है, अगर काम कंप्लीट हो गया तो इन्फॉर्मेशन ऊपर की ओर आएगी, अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ उसकी भी इन्फॉर्मेशन ऊपर की ओर होगी, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है रिसोर्सेज का, चाहे वो रिसोर्सेज आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है, चाहे वो रिसोर्सेज आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। मोस्टली यहाँ पे फोकस किया गया है आपके ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। ये कहते हैं कि जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किसकी है, ह्यूमन रिसोर्सेज की है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की नियुक्ति करते हैं, लोगों को एक प्लेस देते हैं कि आपको ये काम करना है। भाई आपने भी तो देखो, शादी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, शादी के लिए जो आपने एक्टिविटीज़ को एलोकेट किया है, बांटा है काम को, यहाँ पे लोगों को ही तो अपॉइंट किया, अपने 2 भाइयों को, उनके बच्चों को, राइट। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे यही बात की गई है, एक अरेंजमेंट है, सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट है किनका, ह्यूमन रिसोर्स का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि उन सबका मेन जो कॉमन गोल है ना, वो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उनको वो अचीव करना है, ठीक है। इट आउटलाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द वर्क एंड द इंफॉर्मेशन फ्लो सीमलेसली। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो वर्क है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्लियरली डिफाइन की जाएगी। हाँ, किसका क्या काम है, किसको कितनी तारीख तक अपना काम करके कंप्लीट देना है, ये हर एक एवरी मेंबर की वर्क हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वो क्लियरली एक्सप्लेन की जाएगी, जिसके कारण हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है वो स्मूथली रन होगा, किसी भी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। क्या ये इतनी देर से जो मैं अभी आप तक समझा रही थी, एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन एंड ये ऑर्गेनाइजेशन का जो मीनिंग है वो समझ में आया? एग्जाम के अंदर ये चार्ट जरूर बना के आना, ओके। अच्छा, यहाँ पर आगे जाते हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया ना, इसको पॉइंट्स में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर है? जो अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। वर्क को डिटरमाइन करना है, जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, गोल को फिक्सिंग किया जाएगा, एक डेडलाइन सेट की जाएगी कि इतना टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा परफॉर्मेंस का कि इस परफॉर्मेंस को मीटअप करना चाहिए, दैट मीन्स क्वालिटी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, ठीक है, परफॉर्मेंस अदर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर हो सकता है, ठीक है, टाइम के रिगार्डिंग हो सकता है। और काम होने के बाद ऑपरेशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कि जो रिपोर्टिंग सिस्टम हमने बताया ना, कि जो इन्फॉर्मेशन वापस
ऊपर की ओर फ्लो होगे कि काम कंप्लीट हुआ है या काम कंप्लीट नहीं हुआ, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन, ये दोनों की दोनों रिपोर्ट आपको क्या करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी। इसीलिए बोला गया है कि होल स्ट्रक्चर टेक आ शेप ऑफ अ पैरामिड। पैरामिड की तरह ये क्या ले लेगा, एक शेप ले लेगा। यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई थी ना, येलो कलर में मैंने छोड़ा था, तो यहाँ पे इसलिए छोड़ा था कि आपको पहले ये समझा दूँ मैं, ठीक है। तो होल स्ट्रक्चर टेक द शेप ऑफ द पैरामिड। पैरामिड की क्या ले लिया जाएगा इसको, ये शेप देखो नजर आ रहा है, कुछ ऐसे ऐसे बन रही है ना, समझ में आ रहा है? ओके जी, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, मैंने अभी बताया। अब देखो सब चीज आपको क्लियरली मेंशन हो रही है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको क्या करनी है क्लियरली एक्सप्लेन हो रहा है, किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं हो रही ना। बेटर कम्युनिकेशन है, आप रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचा रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन नीचे, आप इंफॉर्मेशन नीचे आ रही है, इंफॉर्मेशन ऊपर जा रही है, तो बेटर कम्युनिकेशन भी है, क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है। एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अब सबको पता है कि ये टास्क आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, ये टास्क आपको क्या है, कंप्लीट करना है। सबको पता है कि हाँ, वर्क भी इसी तरीके से असाइन किया जाएगा, वर्क भी इसी तरीके से बांटा जाएगा, काम इस तरीके से बांटा जाएगा जैसे उनकी एफिशिएंसी, जैसे उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, सारे काम को बांटेंगे। जिसके कारण किसी, मैंने कहा कि आप ड्राइंग में अच्छे हैं तो मैंने आपको क्या कर दिया, या फिर मैं कहूँ कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे हैं तो मैंने क्या किया, आपको सजावट का काम दिया, ठीक है, जिसके कारण आपकी क्रिएटिविटी और इंक्रीज होगी, आपकी एफिशिएंसी और इंक्रीज होगी। और साथ ही साथ आप अपने एक ऐसे पर्सन को साथ लेके चल रहे हैं जिसको वो कम आता है काम, ठीक है, इतना नहीं आता, ठीक है, तो आप उसके साथ मेलजोल बिठा रहे हो, कोलाब्रेशन भी तो बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। ग्रोथ एंड स्किलिंग का मतलब क्या है कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप कोई ऐसे काम को दे रहे हैं जो आपको आता है, तो आप उसके अंदर और बेहतरीन तरीके से अपना रिजल्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। सो कहीं ना कहीं आप अपनी जो एग्जिस्टेड जो वैल्यू है, एग्जिस्टेड जो नॉलेज है, उनको एनहांस करते हो, एक बड़े लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो, ठीक है, जिसके कारण आपके माइंड में नए नए आइडियाज आएंगे। पहले आपने सिंपली ऐसे सर्कल के अंदर डेकोरेशन की है, अब की बार आपने क्या किया, स्टार के अंदर कर दिया, या फिर आपने स्क्वायर के अंदर कर दिया। ऐसा करने के लिए आपके पास स्किल भी तो आई होगी ना, और स्किल कब आई, जब आपको वो पर्टिकुलर इवेंट प्रोवाइड किया गया। दैट्स इट। डिसीजन मेकिंग किया जाता है। अब यहाँ पर ना आपको सबको पता है कि जो घर में जो डिसीजन, जो भी ये जो शादी के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, या फिर मैं कहूँ कि आगे पीछे कोई भी सामान एक्स्ट्रा लेके आना, तो डिसीजन कौन लेगा, ये हेड लेगा, पापा जी लेंगे। सो सबको पता है डिसीजन कौन लेगा, तो डायरेक्ट उन्हीं से पूछेंगे कि हाँ भाई ये सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए, अब क्या करना है ना। तो डिसीजन मेकिंग आपको क्लियर पता है कौन लेने वाला है, हु मेक द डिसीजन, हेल्पिंग टू अवॉइड द डिले एंड कंफ्यूजन। जो कंफ्यूजन और डिले है उसको आप क्या करने वाले हैं, अवॉइड करने वाले हैं। क्लियर है।